सभी प्यारे बच्चों को अनुसार का एक बार प्यार भरा नमस्कार। सीयूटी केमिस्ट्री एग्जामिनेशन जो अब जल्द होने वाला है, तो इसकी प्रिपरेशन के लिए हमने ये रिवीजन क्लास स्टार्ट किया हुआ है। तो सीयूटी केमिस्ट्री के रिवीजन क्लास के लिए हम लोग डिस्कशन करेंगे टॉपिक सॉल्यूशन। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन कवरेज टॉपिक है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन के आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। कम से कम आपको इस टॉपिक से मेरे हिसाब से 5 क्वेश्चंस मिलने चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीयूटी एग्जामिनेशन। तो आप लोग पूरे धैर्य के साथ हमारे साथ बने रहिए। हम आज पूरा रिवीजन आपको करवाते हैं सीयूटी का। तो टॉपिक सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डेफिनेशन आखिरकार क्या है, सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन एक्चुअल में होमोजीनियस मिक्सचर होता है। आप ये जानिएगा, सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर। ये सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है। इसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलाए जाते हैं और वो एक जैसे हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लेकर के बात करूं, तो ये मान लीजिए मैंने यहाँ पर शुगर लिया और शुगर को मैंने जो है वो वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, और वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद आपने जो सॉल्यूशन बनाया वो पानी तो ही दिखेगा, वो कोई नई चीज़ और नहीं बनेगी। मतलब जो यूनिफॉर्मिटी आप उसमें अब चीनी नहीं देख पाएंगे। तो ये हमने सॉल्यूशन दिखाया, तो यहाँ पर ये यूनिफॉर्म एक सा सॉल्यूशन दिखाई देगा। ये अलग अलग नहीं, पार्टिकल ऐसा नहीं चीनी के ढूंढ लोगे कि भैया वो देखो तैरते हुए जा रहे हैं चीनी के पार्टिकल, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। होमोजेनियस, जैसे हमारी एयर है, हवा है, इस एयर को देखोगे तो आप इसमें बहुत सारी गैसेस हैं और ये गैसेस तैर रही, इसमें नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन एंड डिफरेंट गैसेस हैं। तो वो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन हमें एक जैसा एटमॉस्फेयर दिखाई दे रहा है। दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस। होमोजीनियस मैटर क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप तैयार कर सकते हो, यानी कि नीट के एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो। जेई के स्टूडेंट है वो भी डेफिनेशन, और यानी कि अगर अपनी बेसिक्स को क्लियर करना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को जरूर देखें। यानी कि बेसिक्स आपके 100% क्लियर हो जाएंगे। बेसिक केमिस्ट्री आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी। तो बेसिक पढ़ने के लिए आपको ये चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब होता क्या है कि जो सब्सटेंस हमने लिए वो दो पार्ट कंसिस्ट करता है। डिस्ट्रीब्यूशन जो इस तरीके से होता है कि सॉल्यूशन के कंपोनेंट एक दूसरे में प्रॉपर तरीके से मिल जाए, तो डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच अदर, है ना। द सब्सटेंसेस विच मेक द सॉल्यूशन आर कॉल्ड कंपोनेंट। जिससे सॉल्यूशन बनता है वो कंपोनेंट कहलाते हैं। और वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एक कहलाता है सॉल्यूट और दूसरा कहलाता है सॉल्वेंट। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट हैं, तो यहाँ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। एक होता है आपका सॉल्यूट और दूसरा होता है आपका सॉल्वेंट। तो आज की वीडियो में आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे सॉल्यूट जिसको घोला जाता है और जिसमें घोला जाता है। अब मैंने आपसे एक एग्जाम्पल दे करके बताता हूँ कि अगर पानी में चीनी घोली, पानी में चीनी घोली, ये मान लीजिए मैंने पानी में चीनी घोली, तो फिर ये यहाँ पर सॉल्वेंट कौन हो गया? सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर हो गया। वाटर क्या है? वाटर हमारा है सॉल्वेंट, यानी कि ये हमारा सॉल्वेंट हो गया। चीनी को घोला तो ये हमारा हो गया सॉल्यूट। इस बात का हमें ध्यान देना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब मान लीजिए एक बोरा चीनी रखी हुई, किसी ने अचानक पूछ दिया कि भैया एक बोरा चीनी रखी हुई, एक बोरा चीनी में हमने एक गिलास पानी डाल दिया। अब एक गिलास पानी डाल दिया तो यहाँ सॉल्वेंट को कौन हुआ? तो ये बताओ घुला कौन? घुला तो चीनी ही। तो इसका मतलब चीनी यहाँ पर सॉल्यूट हो गई और पानी हमारा, पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। ध्यान देना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, नोट करिए इस बात को। आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अब कंपोनेंट मैंने आपको बताया कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी। स्मॉलर क्वांटिटी का मतलब जो कम अमाउंट में होता है, और जो लार्ज अमाउंट में हो जाए, लार्जर क्वांटिटी, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका सॉल्वेंट। तो स्मॉलर क्वांटिटी के साथ जो घुल जाए, ये वर्ड याद रखिएगा। फिजिकल स्टेट रिजल्टिंग सॉल्यूशन की सॉल्वेंट की ही होनी चाहिए। देखने में सॉल्वेंट ही दिखाई दे, सॉल्यूट दिखाई नहीं देना चाहिए। तो अब आपने कहा कि सर मुझे याद कैसे होगा, तो मैं आपको एक जुगाड़ भी बता दे रहा हूँ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन इज इक्वल टू, हम लोग लिख लेते हैं, नई मैथमेटिक्स है। सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के लेटर गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सॉल्यूशन में 8 लेटर्स हैं, ध्यान दो। सॉल्यूट में देखिए 1 2 3 4 5 6 6 लेटर्स हैं।
सॉल्वेंट में 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हैं। तो अब आपको पता लग गया ना कि सॉल्वेंट ज़्यादा है तो लेटर भी ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है तो लेटर भी कम है, दोनों मिलके ज़्यादा ही तो बनेगा, तो उसका भी लेटर ज़्यादा आ रहा है। तो 8 इज इक्वल टू 6 + 7 कैसे होते हैं ये आपको मैंने बता दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट याद करने का सिंपल तरीका कि सॉल्यूट वो होगा जो कम है, मतलब लेटर नंबर गिन लो, लेटर गिन लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ईजी है, ट्रिक है ये और कॉन्सेप्ट नहीं है। टाइप सॉल्यूशन का कितना होता है ये भी बता देते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अगर हम फिजिकल स्टेट के हिसाब से देखें तो सॉल्यूशन को 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है फिजिकल स्टेट के हिसाब से देखें, ठीक। लेकिन अब 9 टाइप्स के लिए आपको एनसीईआरटी में जाना पड़ेगा। मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ 9 कैसे बनेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ सॉलिड लिख लेते हैं। 9 टाइप्स के सॉल्यूशन कैसे बनेंगे, देखिए सॉलिड लिख लेते हैं, एक बार यहाँ लिक्विड लिख लेते हैं, एक बार लिक्विड लिख लेते हैं और एक बार यहाँ गैस लिख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट 9 टाइप्स के बना के दिखाऊंगा आपको। अब 9 में क्या सॉलिड में एक बार क्या घोलोगे, सॉलिड ही घोलोगे, एक बार क्या घोलोगे, एक बार लिक्विड घोलोगे, एक बार क्या घोलोगे, गैस घोलोगे, तो 3 टाइप हो गए। ऐसे ही फिर इसमें क्या घोलोगे, सॉलिड घोलेगे, फिर इसमें क्या घोलोगे, लिक्विड घोलोगे, फिर इसमें क्या घोलोगे, गैस, फिर 6 टाइप हो गए। तो सॉलिड लिक्विड गैस, एक बार 3 बार आप सॉलिड लिख लीजिए, एक बार सॉलिड, एक बार लिक्विड, एक बार गैस, तीनों में 3 चीजें घोल दीजिए, 9 टाइप के सॉल्यूशन आपके बन जाएंगे। 3 ये बन गए, 3 ये बन गए। अब गैस के अंदर भी कहोगे कि सर गैस में, तो गैस में भी भैया सॉलिड घोल दो, गैस में सॉलिड घोल दो, है ना। अब यहाँ पर गैस जिसमें घोलोगे वो ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद लिक्विड में लिक्विड घोल दो गैस में, है ना। उसके बाद गैस गैस में घोल दो। तो इस तरीके से 9 हो गए, 3 3 6 और आपके 3 9। तो अगर कोई पूछता है कि कितने टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं तो चिल्ला के बताना कि 9 टाइप के बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं, सॉलिड, देखो सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, फिर सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, फिर सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन लिक्विड, गैस इन गैस। इस तरीके से 9 टाइप के, ध्यान रखिएगा। एक टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन तो आप समझ चुके हैं, लेकिन सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कितना अमाउंट सॉल्यूट का हमने 100 ग्राम सॉल्वेंट में घोल दिया। अब जैसे कि मान लीजिए हमने चीनी, ये 100 ग्राम पानी ले लिया, 100 ग्राम पानी ले लेना और 100 ग्राम पानी में चीनी घोल देना। मान लीजिए आपने चीनी 18 ग्राम, या सपोज कर लेते 3 पॉइंट सपोज कर लेते हैं, हमने चीनी घोल दी 18 ग्राम और ये हमने लिया पानी, कितना लिया हमने 100 ग्राम, 100 ग्राम वाटर लिया। तो अब आप कहोगे कि 18 ग्राम इसकी सॉल्युबिलिटी कितना, इसके बाद नहीं घुल रहा है एक पर्टी, यानी 18 ग्राम चीनी 100 ग्राम पानी में घुली, तो इसके बाद घुलना जब बंद हो जाए तो मतलब मान लो कि 18 ग्राम से ज़्यादा चीनी पानी में नहीं घुलेगी, तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी हो गई। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना अमाउंट 100 ग्राम सॉल्वेंट में घोला गया, दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्यूशन 2 तरीके का होता है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है और एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें कोई दोबारा चीज़ न घोली जा सके। जैसे मान लो चीनी, आपने ये 18 ग्राम चीनी घोली, अब और चीनी घोलने की कोशिश करोगे तो नहीं घोले, मना कर देगी भाई अब हम नहीं घुल पाएंगे, सवाल नहीं उठता। तो मतलब सॉल्यूशन सैचुरेट, जैसे आप कहते हो ना अब हम सैचुरेट हो गए भाई साहब, अब रोटी नहीं खाएंगे, बस एक ही खाना, इट मीन्स इट इज सैचुरेटेड, अब हम बिल्कुल संतृप्त हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अनसैचुरेटेड आप और घोलते चले जाओ, कुछ लोग खाते चले जाते हैं, खाते चले जाते हैं, मतलब वो अनसैचुरेटेड है, ठीक है। अब सॉलिड कंपोनेंट में 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशनल, एक होता है हमारा सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, जैसे ब्रास है ना, ब्रास ये कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। इंटरस्टिशियल सॉलिड होता है, जैसे स्टील है, उसके अंदर लोहे में डाला गया है, निकल क्रोमियम डाला गया, स्टील हो गया। तो इस तरीके के सॉल्यूशन भी हमें ध्यान रखने चाहिए। अब हम लोग, ये टर्म बहुत ध्यान है कि एक्सप्रेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है भैया, पढ़ लोगे मजा आ जाएगा। तो एक्सप्रेशन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसको पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले होता है मास परसेंटेज। ये मास परसेंटेज होता क्या है, कितना अमाउंट 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो यहाँ लिख देता हूँ, देखो अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। पर मास परसेंटेज है ना, परसेंट तो हमेशा 100 में ही रहती है, ये भी निश्चित है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपने कहा कि हमने 10 ग्राम जो है वो सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में घोला गया है, तो यहाँ अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट 100 ग्राम, इसकी मास परसेंटेज क्या है, 100 ग्राम में क्या है 10 है तो 10% हो गया। अगर 8 ग्राम घोला है तो 8% हो गया, 2 ग्राम घोला है तो 2% हो गया, 1 ग्राम घोला है तो फिर 1% हो गया। इस बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। 1 मिनट, पेन थोड़ा डिस्टर्ब कर गया, ठीक, पेन
डिस्टर्ब कर गया है, एक मिनट रुक जाइए। जी, अब आपसे बात कर लेते हैं। देखिए क्या है कि यहाँ पर अगर हमने 8 ग्राम घोला है तो 8% हो जाएगा, 7 ग्राम घोला है तो 7% हो जाएगा, 2 ग्राम घोला है तो 2% हो जाएगा, यानी कि जितना अमाउंट घोला है आपने वही उसकी परसेंटेज बन जाती है। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब फॉर ए लिक्विड सॉल्यूशन परसेंटेज बाय वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड एज, हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं किसी भी भाई परसेंटेज है क्या, कितना सॉल्यूट हमारा 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब इसी से रिलेटेड एक टर्म हमारा और आ जाता है जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन, जैसे नाम है मोलैरिटी, एक नाम है मोलैलिटी, एक नाम है नॉर्मैलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसे पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए ये। देखिए अगर मोल फ्रैक्शन, पहले मैं आपको मोलैरिटी बताता हूँ। मोलैरिटी एक्चुअली में होती क्या है तो यहाँ बताता हूँ। मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और 1 लीटर सॉल्यूशन में घुले हुए हैं तो यहाँ वॉल्यूम किसका होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में रखोगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपने आप लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर फार्मूलों को और शॉर्ट करना चाहते हो तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू हो जाता है हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाता है, और नीचे हो जाता है मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाता है सॉल्यूट। तो इससे हम लोग निकाल लेते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी का एक फार्मूला और भी है, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं N अपॉन V, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई तभी करिएगा जब नीचे ml में लेना हो सॉल्यूशन। और ये टेम्परेचर के साथ में डिक्रीज करता है। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीट में आया है कि विच चेंजेस विद टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है सॉल्यूशन का इंक्रीज करता है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर मोलैरिटी ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसलिए ये डिक्रीज करती है, याद रखना, याद रखना, नीट में आ चुका है। अब मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ऊपर ले लीजिए और नीचे आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट हो जाए, सॉरी यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाता है, सॉरी यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया तो यहाँ लिख देता हूँ मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो यहाँ ग्राम में रखिए, ऊपर से वही मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको स्मॉल m इज इक्वल टू ऊपर n अपॉन W कैपिटल वाला लिख देना, W ग्राम में रखना, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई फैक्ट नहीं, ये क्वेश्चन भी नीट में आया था, ये क्वेश्चन भी नीट में आया था कि टेम्परेचर के साथ कौन नहीं वेरी करेगा, तो मोलैलिटी नहीं कर सकती क्योंकि मोलैलिटी मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, जबकि मोलैरिटी जो है वो आपकी कौन सी डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, वो वॉल्यूम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए आ जाइए। और ये नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो जाता है अपॉन वॉल्यूम हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में हो जाएगा, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। और ये टेम्परेचर के साथ चेंज होगा क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम लिया गया है, और जहाँ पर भी वॉल्यूम की प्रॉपर्टी होगी टेम्परेचर के साथ में चेंज होती है, ठीक है। आपको मैंने पार्ट्स पर मिलियन बता ही दिया है ऊपर, वो कोई दिक्कत है ही नहीं। और कंसंट्रेशन अगर वेरी डाइल्यूट है सॉल्यूशन की तो वो ppm में ही एक्सप्रेस की जाती है, वो नॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती है। बाहर की लाइट जला दो। अब क्वेश्चन आता है कि वेपर प्रेशर क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द प्रेशर, it is defined as the pressure exerted by the vapors or liquid over the liquid, ठीक है, when both are in equilibrium with each other। यहाँ पर मैं समझाने की आपको कोशिश करूँगा
कि आपको करना क्या है। देखिए समझिए, ये मान लीजिए आपने सपोज कर लेते हैं एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में आपने यहाँ से हीट देना शुरू किया, गर्म करना शुरू किया। जैसे ही गर्म करना शुरू किया तो भाई अब यहाँ पर जो लिक्विड होगा ये मान लेते हैं वाटर है, ये वाटर है आपका। ये वाटर जब इसे ढक दीजिए, पूरा बंद कर दीजिए। अब ये वाटर इवापोरेट होके कहाँ भागेगा, बाहर की तरफ भागेगा। जैसे ही बाहर की तरफ भागेगा तो ये बाहर निकलने नहीं देगा। जब ये बाहर निकलने नहीं देगा तो क्या होगा, ये प्रेशर लगाएगा इसी के ऊपर। जैसे ही प्रेशर लगाएगा तो ये जाएगा इन्हीं वेपर्स के ऊपर प्रेशर लगाना शुरू करेगा। तो आप कुकर में क्या देखते हैं, पानी को उबालते हैं कुकर में, तो पानी उबला, उसकी गैस बनी, वो प्रेशर लगाती है उसी लिक्विड के ऊपर। तो इसी को बोलते हैं हम लोग वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर इज द प्रेशर क्रिएटेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड व्हेन बोथ आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। जब दोनों का अमाउंट बराबर हो जाता है, दोनों जगह भर जाती हैं, तो वेपर्स लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर लगाती हैं, उसी को वेपर प्रेशर कहा जाता है। और वेपर प्रेशर, जैसे मान लीजिए अब आपने नमक मिलाना है, नमक जैसे ही मिलाओगे वेपर प्रेशर आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब वेपर प्रेशर कैसे बढ़ जाएगा बताता हूँ। आपने नमक डाल दिया, मान लो NaCl, आपने पानी उबाला और NaCl डाल दिया। जैसे ही NaCl डाला तो NaCl ने ऊपर एक लेयर बना ली। अब ये लेयर क्या करेगी, वेपर्स बनने ही नहीं देगी। तो जब वेपर्स बनने नहीं देगी तो वेपर कम बनेंगी, जब वेपर कम बनेगी तो प्रेशर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा हम जैसे नमक है डाल दें तो ऑयल डाल दें, जो हमारा सरसों का तेल होता है डाल दीजिए, तो वेपर प्रेशर घट जाता है। उस वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। इसलिए आपने देखा कोई चिन्ना गले बोले नमक डाल दो भाई, वो इसीलिए नमक डालते हैं कि वेपर प्रेशर घटाते हैं तो हीट ज़्यादा जाएगी, हीट ज़्यादा जाएगी तो फिर ज़्यादा टेम्परेचर मिलकर वो बॉयल हो जाएगा, उबल जाएगा। इसी को समझाने के लिए एक लॉ आया जिसका नाम है राउल्ट्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है राउल्ट्स लॉ। ये राउल्ट लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि मान लीजिए हमने कोई नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी डाली, नमक वमक डाल दिया प्योर सॉल्वेंट में, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ लिखा है फॉर ए सॉल्यूशन containing non-volatile impurity as solute, the vapor pressure of solution is directly proportional to the mole fraction of the solvent। यानी सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। जैसा कि फार्मूला में भी लिखा गया है, पी ए इज इक्वल टू हो जाता है पी नॉट ए इंटू चाहिए यहाँ पर क्या है, मोल फ्रैक्शन है, ध्यान दीजिएगा, पी नॉट ए इंटू चाहिए। इसी फार्मूले को हमने यहाँ पर दोबारा लिख दिया है। फॉर अ सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ द टू मिसिबल एंड वोलेटाइल लिक्विड, अगर वोलेटाइल डाल दिया, मान लीजिए आपने ऐसा लिक्विड डाल दिया जो पहले इवोपरेट यानी उड़ जाता हो, तो ये क्या होगा, वेपर्स बढ़ा देगा। एक तो उड़ा हुआ पहले से बढ़ाएगा, लिक्विड भी बढ़ाएंगे वेपर्स, तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो अगर नॉन वोलेटाइल डालेंगे तो वेपर प्रेशर घटेगा। यहाँ लिख लो कहीं पर, नॉन वोलेटाइल अगर हम डालते हैं तो वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। और अगर वोलेटाइल डालते हैं, वोलेटाइल डालेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ वोलेटाइल डालेंगे, तो वोलेटाइल में वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाता है। ये पॉइंट आप नोट कर लो, ठीक है, ये बात ध्यान देना। अगर दोनों जो हैं वो दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हैं तो उस समय क्या होगा, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए इंटू चाहिए प्लस क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू चाहिए प्लस पी नॉट बी इंटू चाय बी के बराबर हो जाएगा। क्योंकि दो लिक्विड है और दोनों ही कैसे वोलेटाइल है, तो फार्मूला उस समय ये वाला कंसीडर किया जाएगा। यानी कि पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। और पी ए की वैल्यू आपको पता ही है ये है, और पी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी पी बी, सॉरी यहाँ पर लिख देता हूँ, पी बी की वैल्यू लिखना है मुझे, पी बी इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट बी इंटू चाय बी। तो ये फार्मूला ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। टोटल वेपर प्रेशर जो दोनों चीज़ें हैं दोनों की वेपर्स पे डिपेंड करे। मान लो दो लिक्विड लिया आपने, दोनों लिक्विड बॉयल हो रहे हैं, तो दोनों चीज़ें जिम्मेदार हुई ना उसको वेपर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। हाँ, चलिए, इसी तरीके से सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, एक आइडियल होता है और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन कितने टाइप का हुआ, दो टाइप का, एक आइडियल सॉल्यूशन और एक नॉन आइडियल। आइडियल वो होता है जो राउल्ट लॉ को फॉलो करे, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ, डेल्टा वी मिक्सिंग, यानी कि अगर हमने दोनों लिक्विड बनाए तो दोनों लिक्विड के वॉल्यूम मिले, जैसे 1 लीटर हमने एक मिलाया और 1 लीटर एक मिलाया,
तो 2 लीटर ही बनना चाहिए, ना कम बने ना ज़्यादा। तो आप कहोगे वो तो बनता ही है सर, लेकिन ऐसा केमिस्ट्री में नहीं है। 1 लीटर में बनाओ तो 2.1 लीटर भी बन जाता है और 1.9 लीटर भी बन जाता है। तो अगर 2 ही लीटर बना तो इसका मतलब वो आइडियल है और वो राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है। हीट ना पैदा हो ना उसे चाहिए हो, तो डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू भी 0 जानी चाहिए। तो ये बात ध्यान देना कि दोनों में यही कंडीशन अप्लाई हो कि डेल्टा वी मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू 0 हो जाए, तो वो सॉल्यूशन आपका कैसा हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा। अगर नहीं हो रही है तो फिर नॉन आइडियल। जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि अगर वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, अगर सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो मीन्स नॉन आइडियल हो जाएगा। सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ नॉन आइडियल हो जाएगा। अब नॉन आइडियल जब होगा तो डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो 0 के बराबर आएगी ही नहीं। 0 के बराबर नहीं आने का मतलब ये हो गया हीट या तो पैदा हो जाए और या हीट एब्जॉर्ब कर ले, तो उस समय भी ये वैल्यू 0 नहीं है, मतलब हीट 0 होगी नहीं, बराबर नहीं होगी। अब आप कहोगे सर कैसे? अब एक चीज़ बताइए कि अगर 2 लोग आपस में बैठ रहे हैं, दोनों की जो वार्तालाप है वो एक दूसरे से बातें मैच कर रही हैं, तो जब मैच कर रही हैं तो क्या होगा? तो इसका मतलब है दोनों की क्वालिटी मेंटेन है और दोनों हमेशा वही चीज़ बोलेंगे, जो ये ए बोलेगा वही बी बोलेगा, तो हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। दोनों को हम मिक्स करेंगे तो हमेशा बोलेंगे भाई ये ए बी है। लेकिन अगर ए, मान लो ए है और ये बी से जब अट्रैक्ट हुआ तो इसने इसके साथ इसकी पटरी नहीं खाई, तो ये क्या करेगा, हमेशा दूर रहेगा, तो बीच में गैप आ जाएगा। बीच में जब गैप आएगा, बिठाला पास पास के भाई बैठ जाओ, तो बोले नहीं हमारी तो इनसे भाई हमारी नहीं पटरी खाती, तो ये गैप आएगा। ये जो गैप आएगा ये वॉल्यूम को बढ़ा देगा, लेकिन वो वॉल्यूम आपको बढ़ा हुआ नहीं दिखाई देगा, इंटरनली मॉलिक्यूल के अंदर बढ़ा हुआ दिखाई देगा। तो ए बी के बीच में, यानी अगर दोनों के बीच में अट्रैक्शन बढ़िया नहीं होगा, अट्रैक्शन जब बढ़िया नहीं होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अट्रैक्शन जबरदस्त हो गया, बोले अरे यार बहुत दिनों बाद मिले हैं तो गले मिल गए, एकदम से चिपक के बैठ गए एकदम से, ये तो वॉल्यूम अंदर का कम हो गया, तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। तो डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग 0 नहीं आएंगे, या तो कम आएंगे या फिर ज़्यादा आएगा। जैसे अगर रिपल्सन हुआ तो जैसे आप बस में जा रहे हो, बैठे हुए हो, तो एक आदमी ये बैठा, एक बैठ, अरे जानने वाले बैठ गए, अरे भैया बहुत दिनों बाद मिले, आओ गले मिल लो, पॉसिबिलिटी है। यानी कि एरिया आपने एक खाली छोड़ दी इधर की सीट और कोई भी बैठ सकता है। लेकिन अब तुम्हारी इनसे पटरी नहीं खा रही, मोहल्ले में इनसे लड़ाई हो गई, तो क्या करोगे, मुंह ऐसे करके बैठ जाओगे। जब ऐसा करके बैठ जाओगे तो बीच में गैप आ जाएगा, एरिया आपने कवर कर दिया। कोई कहेगा भैया बढ़ो, अरे बोले यार जगह ही नहीं, कहाँ से बैठा लें तुम्हें, तो वो कंडीशन यहाँ पर पैदा हो जाती है। वो सोल्यूशन कैसा हो गया, नॉन आइडियल सोल्यूशन हो गया। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 तरीके का जो मैंने बताया, एक पॉजिटिव डेविएशन जो वॉल्यूम बढ़ा दे, यानी कि डेल्टा वी की वैल्यू जो है वो मोर देन 0 हो जाए, डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो ग्रेटर देन 0, ज़्यादा हो जाए 0 से। और नेगेटिव डेविएशन वो हुआ जो डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो क्या हो जाए, वो लेस देन 0 हो जाए। तो लेस देन 0 तभी हो जाएगी जब आपस में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा। यहाँ पर लिखा हुआ भी है इंटरेक्शन इज स्ट्रांग और या इंटरेक्शन वीक लिखा हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस भी आपको पता लग जाएगा, है ना ज़बरदस्त एकदम। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि आप 100% CUT के जो मेन पॉइंट बता रहा हूँ टू द पॉइंट पढ़िए। स्मार्ट स्टडी का ज़माना है, हार्ड का नहीं है। तो व्हाट इज़ एजियोट्रॉप? एजियोट्रॉप क्या होते हैं? ऐसा बॉइलिंग मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाए, तो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर को ही हम लोग एजियोट्रॉप बोलते हैं। ये 2 तरीके का होता है, मिनिमम एज बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक मैक्सिमम। मिनिमम में क्या होता है कि जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब ये हुआ जो पॉजिटिव डेविएशन वाला हो, तो ये पॉजिटिव यानी उल्टा याद रखना, मिनिमम तो पॉजिटिव डेविएशन, मैक्सिमम तो नेगेटिव डेविएशन, याद हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्कोहल वाटर का एग्जाम्पल याद कर लेना, और इसके अंदर आप जो है जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होना चाहिए वो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का एग्जाम्पल याद कर लेना। तो बेस्ट नोट्स के साथ में आप इसे पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब आप लोग अगर इसी क्लास को कंटिन्यू करना चाहते हैं अनुसर के साथ में, तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो फिर हम आपको कंटिन्यूअस जो CUT का क्वेश्चंस पैटर्न है, CUT के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी कराऊंगा। तो अगली वीडियो का इंतजार करिएगा, हम आपको सॉल्यूशन के MCQs कराएंगे और वो MCQs आपको CUT में मिल भी सकते हैं। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, बेस्ट स्टडी के लिए आपको ज्वाइन करना है रसायन पाठशाला। थैंक यू।